हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क सेकंड का वीडियो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स का सवाल। मैथमेटिक्स में देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प को गोल घेरा कर दें। ठीक है। एक सब्जी विक्रेता 20 रुपये में 10 नींबू खरीद कर 20 रुपये में 8 नींबू बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नींबू का क्रय मूल्य और एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसे लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 20 रुपये में 10 नींबू खरीदा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य क्या है इसका, चूंकि 10 नींबू का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 रुपया है, इसलिए एक नींबू का क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके 20 डिवाइडेड बाई 10 काट लेंगे। इसको आएगा कितना, 2 रुपये, मतलब 2 रुपया क्रय मूल्य है एक नींबू का। ठीक। अतः एक नींबू का क्रय मूल्य यहाँ पे कितना मिला, एक नींबू का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमें मिला 2 रुपया। ठीक है। परंतु बेचते समय क्या किया गया है कि 20 रुपया में 8 नींबू बेचता है। इसका मतलब क्या है, अब 8 नींबू का विक्रय मूल्य, 8 नींबू का विक्रय मूल्य कितना रुपया, तो 20 रुपया। ठीक है। इसलिए एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 8। इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, बराबर आ गया 5/2। ठीक है। बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2.50, यानी 2.5 रुपया करके नींबू बेचा जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। ठीक है। तो इसलिए लाभ होगा, इसलिए लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना, 2 रुपया 50 पैसा, और क्रय मूल्य कितना, 2 रुपया। एक नींबू पर हम लोग ले रहे हैं, यानी 0.50, इतना रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ जब मिल ही गया तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको बैठा देंगे। एक नींबू का लाभ कितना हुआ, 0.50 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है एक नींबू का, 2 रुपया क्रय मूल्य है, तो 2 लिख देंगे। दशमलव हटा दीजिए, यानी 50/100 कर सकते हैं इसको दशमलव हटाने से, और मल्टीप्लाई 100 और 2 जो है जहाँ है वहीं रहेगा। इसको इस तरह से काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए। आया कितना, 25%। इसका मतलब नींबू बेचकर उसे 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और यही आपका आंसर हुआ। तो आप ढूंढेंगे कि इसमें गोला कहाँ करना है। ठीक है। तो गोला आपको करना है 25% में, क्या करना है, गोला करना है, यानी आपका आंसर हो गया 25%। ठीक है। यानी ए नंबर आपका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के तरफ। PQRS ट्रेपीजियम की तिर्यक भुजाएं PS तथा QR एक मध्य बिंदु X और Y है, मतलब इसका क्रमशः मध्य बिंदु है। PS का है X और QR का है Y। तो XY बराबर इनमें से क्या होगा। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है, इसमें आप अंदाज से मार के फायदा नहीं है। ठीक है।
आप जैसा जैसा बोल जा रहा है वैसा वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रेपीजियम तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेपीजियम क्या होता है कि एक जोड़ी भुजा समानांतर, ठीक है, और दूसरी जोड़ी भुजा असमानांतर, ये आपका ट्रेपीजियम है। देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम में दिया क्या क्या है, यहाँ देखिए पी क्यू आर एस है। कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे हम शुरू करें, पी यहाँ से शुरू करें, पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम है जिसका कि ये समानांतर भुजा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा क्या है कि पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर का एक मध्य बिंदु ले लिया है। तो चलिए इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लिया जाए ट्रेपीजियम है आपका, पी क्यू आर एस, ठीक। अच्छा, पी एस का मध्य बिंदु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पी एस का मध्य बिंदु x है, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, और क्यू आर का मध्य बिंदु y है, ठीक है, यहाँ पे y लिख। अब ये दोनों को हम मिलाते हैं क्योंकि इसका लंबाई हमें मालूम करना है, x y निकालना है, ठीक, मिला दिए। अब क्या करना है कि पी वाई को मिलाते हुए एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है कि पी वाई को मिलाते हुए आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु आर तो है, एस टी बिंदु पर मान लिया जाए कट गया ये, ठीक है, ये टी बिंदु पर कटा। अब ये ध्यान देना होगा आपको कि ये जो त्रिभुज बना है पी क्यू और वाई, और दूसरा जो बना है आर टी वाई, ये दोनों क्या सर्वांगसम है। अगर ये दोनों सर्वांगसम साबित हो जाए, ठीक है, तब हम साबित कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा एक्स वाई का मान, ठीक है। तो यहाँ पे जो रचना हम लोग किए हैं, जो अलग से रचना किए हैं, वो क्या किए हैं, पी वाई को आगे की ओर बढ़ाया, आगे की ओर बढ़ाया, जो एस आर को बढ़ाने पर कहाँ पे काट दिया, टी बिंदु पर काट दिया, ठीक है, टी बिंदु पर काट दी। त्रिभुज पी क्यू वाई तथा त्रिभुज क्यू आर टी में देखिए, अब ई दोनों में देखिए कि क्या क्या मिल रहा है, पी क्यू वाई और वाई आर टी, या हम लिख सकते हैं वाई आर टी, एक मिनट, वाई आर टी, यहाँ पे वाई होगा, वाई आर टी में देखिए, ठीक है। यहाँ पे y कर देंगे, वाई आर टी। अब इसमें देखिए ये चूंकि सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, और दूसरा देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, और चूंकि ये समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा क्यू आर काट रहा है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी ये दोनों एकांतर कोण होगा।
तो अब ये दोनों त्रिभुज में अगर सर्वांगसम हम करना चाहेंगे तो सबसे पहले एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल आर वाई टी। कैसा कोण है? सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण है। कोण पी क्यू वाई बराबर कोण पी क्यू वाई बराबर कोण वाई आर टी। ये कैसा कोण है? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे हुआ एकांतर कोण? यहाँ देखिए पी क्यू और एस टी दोनों क्या है? समानांतर है। तिर्यक काट रहा है कौन? क्यू आर, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण है। अब देखिए भुजा क्यू वाई बराबर वाई आर, क्यू वाई बराबर वाई आर। ठीक है, क्योंकि क्यू आर का मध्य बिंदु वाई है। क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु वाई है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू वाई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज वाई आर टी। ठीक है, दोनों सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम जब हो ही गया तो अब बताइए कि पी टी का मध्य बिंदु क्या होगा? वाई। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं पी टी का मध्य बिंदु क्या हुआ? वाई है। ठीक है, अब पी टी का मध्य बिंदु जब वाई हो जाएगा तो अब देखिए त्रिभुज पी एस टी में आप देखिए कि पी एस का मध्य बिंदु एक्स है और पी टी का मध्य बिंदु वाई है। तो इसलिए त्रिभुज पी एस टी में क्या रिलेशन मिला कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। इसका मतलब कि एक्स वाई बराबर क्या होगा? तो एक्स वाई बराबर 1/2 एस टी होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पी क्यू बराबर आर टी होगा, क्योंकि जब दोनों सर्वांगसम हो गया तो पी टी का मध्य बिंदु वाई तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ पी क्यू बराबर आर टी भी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तथा पी, यहाँ पे देखेंगे पी क्यू बराबर आर टी, पी क्यू बराबर आर टी, पी क्यू बराबर आर टी, पी क्यू बराबर आर टी। अब ज़रूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसलिए एक्स वाई बराबर, अब देखिए एक्स वाई किसके बराबर हो गया? तो 1/2 एस टी के बराबर हो गया, क्योंकि हम लोग ये पहले से ही जान चुके हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो 1/2 और कितना होगा? एस टी होगा, 1/2 एस टी। अब एस टी को हम क्या लिख सकते हैं? सो देखिए, या एक्स वाई बराबर 1/2। अब एस टी को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एस टी को लिख सकते हैं एस आर प्लस आर टी, एस आर प्लस आर टी, एस आर प्लस आर टी। अब देखिए आर टी के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं, या एक्स वाई बराबर 1/2। एस आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एस आर के जगह पे हम ये आर टी के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। तो एस आर प्लस पी क्यू, या पी क्यू प्लस एस आर। बात एक ही है। अब हम ढूंढेंगे कि इसके अंदर जो ऑप्शन दिया है वो क्या क्या है। 1/2 पी क्यू प्लस आर एस, एस आर और आर एस एक ही चीज़ है। ठीक है, पी क्यू प्लस आर एस,
तो यहाँ पे देखते हैं कि बाकी सभी में क्या है, किसी में हाफ पी क्यू लिखा है, किसी में आर एस लिखा है, किसी हाफ पी क्यू माइनस आर एस लिखा है, लेकिन यहीं पे है ऑप्शन डी नंबर में 1/2 पी क्यू प्लस आर एस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो हम दे देते हैं, आपका ऑप्शन होगा ई नंबर। ठीक है, ये आपका गोला हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि और कौन सा क्वेश्चन है जिसका कि आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आप गो नंबर का क्वेश्चन, 105 और 140 श्रेणी की आवृत्ति 14 होने से श्रेणी का आवृत्ति घनत्व क्या होगा। ठीक है, तो आपको आवृत्ति घनत्व का सूत्र जानना होगा। अच्छा, श्रेणी लंबाई कितना है बताइए, पहले श्रेणी लंबाई निकाल लीजिए। श्रेणी लंबाई आपको लगेगा, इसलिए श्रेणी लंबाई बराबर 140 माइनस 105। कैसे निकालते हैं, उच्च श्रेणी सीमा माइनस निम्न श्रेणी सीमा 35। ठीक है, आवृत्ति कितना है, आवृत्ति दिया हुआ है 14। ठीक है, इसलिए आवृत्ति घनत्व, आवृत्ति घनत्व बराबर होता है श्रेणी लंबाई और डिवाइडेड बाय श्रेणी लंबाई एक मिनट, आवृत्ति डिवाइडेड बाय श्रेणी लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आवृत्ति डिवाइडेड बाय श्रेणी लंबाई, आवृत्ति डिवाइडेड बाय श्रेणी लंबाई। आवृत्ति कितना है, आवृत्ति है 14, श्रेणी लंबाई कितना है 35, 7 से काट देंगे। ठीक है, आया 2 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.4 आता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, इसको भाग जब देंगे तो 2 में अगर हम 5 से भाग देंगे, 1 0 1 दशमलव 4, तो 0.4 जो आया है यही इसका आंसर है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे 0.4 यहाँ इसमें कहाँ है, 2.5, 0.4, 0.35 और 0.14, तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर आपका मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको तो स्कूल में केवल आपको निशान लगा के देना है, परंतु जानकारी के ख्याल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको कुछ समझना है, कुछ जानकारी हासिल करना है, तो आपको सारे हिसाब को हल करके ही आंसर पर पहुंचना है। रट्टा मार के या किसी के कह देने से, दाग लगाने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उस तरह से पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सभी सवाल को आप अच्छी तरह से बनाने का कोशिश करिए, सीखने का कोशिश करिए कि ये आखिर आता कैसे है। ठीक है, मेरा वीडियो का यही खासियत है कि इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा, परंतु आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। तो देखिए, सवाल नंबर घ में चले आते हैं। घ में क्या है, 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयताकार जगह में 5 डेसीमीटर वर्ग माप की टाली बैठाने में कितनी टालियां लगेगी। ठीक है, तो देखिए टालियों की संख्या बराबर होता है, कितनी टाली लगेगी बोला गया है, तो टालियों की संख्या बराबर होता है आयताकार जगह का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय प्रत्येक टाली का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो सबसे पहले आयताकार जगह का लंबाई चौड़ाई कितना है? आयताकार स्थान का लंबाई है 3 मीटर, इसको डेसीमीटर में बदल लीजिए, 30 डेसीमीटर। आयताकार स्थान का चौड़ाई कितना है? 2 मीटर, इसको भी डेसीमीटर में बदल लीजिए, 20 डेसीमीटर। ठीक है। एक टाइल्स का एक टाली है, एक टाली का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 5 डेसीमीटर वर्ग, इसका मतलब 5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर, यानी इसको कहेंगे डेसीमीटर, 5 वर्ग डेसीमीटर, 5 वर्ग डेसीमीटर। इसलिए टाली की संख्या क्या होता है? आयताकार स्थान का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक टाली की संख्या, एक टाली का क्षेत्रफल, संख्या नहीं, का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 30 लंबाई गुना चौड़ाई, और एक टाली का क्षेत्रफल 5 का वर्ग दिया, यानी 5 का होल स्क्वायर, 5 गुना 5। आप इसको काट सकते हैं। कितना टाइल्स आया है? 6 गुना 4 करिए, 24 टाइल्स आया, और यही आपका आंसर है। इसमें ढूंढते हैं 24 टाइल्स कहाँ पे आंसर दिया है। 48 है, 95 है, 24 भी है और 72 भी है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी नंबर, ऑप्शन 24। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत लिखो। इसमें केवल आपको सही लिखना है या गलत लिखना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको सॉल्व जरूर करिए, बिना सॉल्व किए आप सही गलत भी मत करिए, कहने के ऊपर कि हाँ ये सही है ये गलत है। जैसा कि आपको अन्य वीडियो में देखा जाता है कि आप इसको लिख दीजिए कि ये सही है ये गलत है ना। आप उस तरह से मत करिए। आपको क्या करना होगा? इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज बनाती है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है कि BAC बराबर 90 डिग्री। तो A आपका यहाँ पे होगा, A यहाँ पे B लगा देते हैं और यहाँ पे C लगा देते हैं। ठीक है, ABC, तब BAC, ये देखिए BAC 90 डिग्री। चलिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद लिखा है वह BC का मध्य बिंदु D है। ये देखिए BC का मध्य बिंदु D, यानी इसका बीच वाला बिंदु ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे AD बराबर बोल रहा है कि कितना है, तो 1/2 BC है। ठीक है, आपको अलग से क्या करना है कि BA के समानांतर D बिंदु से एक सरल रेखा खींचना है जो AC को मान लिया जाए E बिंदु पर काटती है। ठीक है, D बिंदु से BA के समानांतर, BA के समानांतर एक सरल रेखा खींचा, जो AC को कहाँ पे काटा? AC को E बिंदु पर काटती है। ठीक है,
अब देखिए ई बिंदु पर जब ये काटती है तो ये दोनों क्या हुआ, समानांतर हुआ, ठीक है। और ये कोण 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। कैसे होता है कि अगर दो सरल रेखा को कोई तीसरी सरल रेखा काटे तो अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 हो गया तो निश्चित रूप से ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 मिल करके 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब ये दो त्रिभुज में हम देखें कि ये दोनों त्रिभुज में हमें मिला क्या क्या है, ठीक है। कौन सा दो त्रिभुज में हमें देखना है, तो देखना है त्रिभुज DAE और त्रिभुज DEC में, ठीक है। त्रिभुज DAE तथा त्रिभुज DEC में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए DE दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, DE दोनों त्रिभुज में है, DE बराबर DE उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये दोनों में है। अच्छा, कोण DEA, कोण DEA बराबर कोण DEC, DEC प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री। और एक और यहाँ पर हमें लेना है, तो अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर AE बराबर EC है, ठीक है। तो AE बराबर EC। अब आप बोलेंगे AE बराबर EC कैसे हो गया, यहाँ देखिए AE बराबर EC कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, देखिए BC का मध्य बिंदु D है, पहले ही बता दिया। तो किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर अगर सरल रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए ये जो EC भुजा है ये AE भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज BAC में BC का मध्य बिंदु D है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। और BA के समानांतर हम लोग DE खींचे हैं, तो कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर अगर सरल रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में काटती है, और इसलिए तब AE बराबर EC हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, तो AE बराबर EC, ठीक। इसलिए त्रिभुज DAE सर्वांगसम, सर्वांगसम का चिन्ह दे देंगे, इस तरह से सर्वांगसम का चिन्ह होता है, सर्वांगसम त्रिभुज DEC। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो अब यहाँ बताइए आप कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो बाकी जो AD भुजा है वो DC भुजा के बराबर हो जाएगा, एक ही भुजा बचा है AD और DC, ठीक है। तो इसलिए AD बराबर DC हो जाएगा, इसलिए भुजा AD बराबर DC, हम AD के जगह पे DC लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है हमें कि AD बराबर जब DC हो गया है तो AD बराबर जब DC हो गया है तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि BD बराबर DC भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बराबर DC, या AD बराबर DC क्या है, DC BC का आधा है, इसलिए 1/2, और DC के जगह पे हम लिख सकते हैं BC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि BC का आधा यहाँ DC है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि क्या ये सही है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण BAC बराबर 90 डिग्री एवं BC का मध्य बिंदु D होने से क्या AD बराबर हाफ BC होगा। तो बिल्कुल हम यहाँ साबित करके देख रहे हैं, AD बराबर हाफ BC हो गया, तो इसका मतलब ये सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख, एक आवृत्ति विभाजन तालिका में एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 है और प्रत्येक श्रेणी के श्रेणी लंबाई 6 होने पर श्रेणी की निम्न सीमा 8 होगी। तो निम्न सीमा निकालते हैं, ठीक है। तो मध्यमा कितना दिया हुआ है, मध्य बिंदु मतलब मध्यमा बराबर 10, ठीक है। अच्छा, श्रेणी लंबाई कितना दिया है, श्रेणी लंबाई बराबर दिया है 6, ठीक है। तो अगर हम निम्न श्रेणी सीमा निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या है, चूंकि निम्न श्रेणी बराबर मध्यमा माइनस श्रेणी लंबाई डिवाइडेड बाय 2, श्रेणी लंबाई डिवाइडेड बाय 2, ये सूत्र है, ठीक है। तो मध्यमा आपका 10 है और श्रेणी लंबाई कितना है, 6/2। और अगर आपको उच्च सीमा निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ खाली प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 10 - 3, ठीक है, कट जाएगा, 3 आएगा, बराबर 7। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिख दिया, 7 लिखना चाहिए था, लिखा 8। तो अब बताइए क्या होगा, सत्य की असत्य, असत्य। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, एक समानांतर चतुर्भुज, एक आयत और एक त्रिभुज के एक ही आधार और एक ही समांतर सरल रेखा के मध्य स्थित होने पर उनका क्षेत्रफल क्रमशः PR एवं T होने पर, P अलग है R अलग है, ठीक है। क्षेत्रफल P बताया गया है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का, R बताया गया है, ठीक है। यहाँ कोमा होगा, हम दे देते हैं, यहाँ पे कोमा होगा, यहाँ पे कोमा होगा, यानी P है, R है और T है। तो इसमें क्या रिलेशन है, P बराबर R बराबर 1/2T। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आधार एक लेना है, एक समानांतर चतुर्भुज, एक आयत और एक त्रिभुज, एक ही आधार और एक ही समांतर सरल रेखा के बीच में। तो मान लिया जाए ये समांतर सरल रेखा है, ठीक है, और इसका बेस सेम है। एक समानांतर चतुर्भुज ले लिए हैं, ठीक है, और एक आयत ले लिए हैं, ये आयत, ठीक है, आयत ये है, ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज आपका ये वाला पोर्शन है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज। और इसी में कह रहा है कि एक त्रिभुज भी ले लिया, तो चलिए एक त्रिभुज भी ले लिए हैं, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग देते हैं कलर, ये त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच खींचे गए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज का दुगना होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। यानी यहाँ पर इसका जो आयत का दिया है वो दिया है R, समानांतर चतुर्भुज का दिया है P और इसका दिया है T, ठीक है, यानी त्रिभुज का दिया है T। तो रिलेशन क्या है, आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर किसी सेम आधार और सेम समानांतर रेखा के बीच में एक आयत हो अथवा एक समानांतर चतुर्भुज हो, ठीक है,
दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, R बराबर हो जाएगा P के, और चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम में, वो आधा होता है किसके, समांतर चतुर्भुज से भी होता है और आयत से भी होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो लिखा है कि R बराबर P बराबर 1/2T, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे सत्य। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब चले आइए घ नंबर का सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई का संख्यात्मक मान समान होने पर त्रिभुज की भुजा की लंबाई 1 इकाई होगी। क्या सच में 1 इकाई होता है? कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर है, ठीक है, तो इसका कह रहा है कि जो हाइट है इसका जो संख्यात्मक मान है और इसका जो एरिया है उसका जो संख्यात्मक मान है वो दोनों बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक है, ये दोनों का संख्यात्मक मान समान है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, बराबर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र क्या है, √3/2 इंटू भुजा, मतलब एक भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इससे काट लीजिए, √3 ऐसे भी काट सकते हैं। अब हमें मिला क्या, भुजा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बराबर भुजा, केवल भुजा मिला, भुजा/1 मिला। ठीक है, अब इसको जब हम क्रॉस गुना करेंगे, ये दोनों को जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा भुजा का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 भुजा है, यहाँ पे 1 भुजा है, तो 1 भुजा को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 भुजा को काटेंगे तो 1 भुजा बच जाएगा, भुजा इंटू भुजा है ये, तो भुजा बराबर आया 2 इकाई। लेकिन क्या हमें 2 इकाई यहाँ मिल रहा है क्या? तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 1 इकाई होगी, तो अब बताइए ये क्या होगा, औसत्य, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसका इकाई निकाल लिए हैं और ये इकाई आया कितना है, तो इसका इकाई आया है 2 इकाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 इकाई, इसलिए ये गलत साबित हो गया। ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, तो भुजा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बराबर भुजा/1, और यहाँ पे आ गया भुजा बराबर 2 इकाई, और ये क्या है, ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, आवश्यक होने पर पृष्ठ पलट कर उत्तर देखें। एक घड़ी को 1 के बाद 10% और 5% छूट देकर बेचने पर समतुल्य छूट कितनी होगी? देखिए ऐसा हिसाब जब भी आए तो आप सबसे पहले अंकित मूल्य मान लीजिए। माना कि घड़ी का अंकित मूल्य, मतलब जितना उसमें छपा हुआ है, अंकित मूल्य 100 रुपया। अच्छा, प्रथम छूट कितना दिया है? प्रथम छूट कितना दिया है? प्रथम छूट दिया है 10%, इसलिए प्रथम छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस 10, क्योंकि 100 में अगर 10% देगा तो 10 रुपया ही छूट देगा, तो 90 रुपया आ गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि लगातार उसका एक छूट और भी 5% का दे दिया, तो दूसरा छूट कितना
दूसरा छूट दिया है 5%। तो अब 5% जो छूट दिया है वो विक्रय मूल्य पर देगा, इसलिए दूसरा छूट के बाद छूट कितना आएगा, तो 90 का 5/100। ठीक है, 0 0 काट देते हैं, 5 दूनी 10 कट जाता है। अब आता है आपका 9/2 बराबर 4 रुपया 50 पैसा फिर छोड़ देता है। ठीक है, अब जब 4 रुपये 50 पैसा दूसरा बार जब छोड़ता है तो इसलिए अब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपया में भी 4 रुपया 50 पैसा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 रुपये 50 पैसा माइनस करेंगे तो आएगा 85 रुपया 50 पैसा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब 85 रुपया 50 पैसा आया तो समतुल्य छूट कितना हुआ, इसलिए समतुल्य छूट बराबर 100 में क्या करेंगे आप, 85.5 माइनस करेंगे, आएगा कितना, आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 9, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे आएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1, यानी 14.5% का छूट मिलने वाला है। तो छूट का रकम कितना हो गया, 14.5%। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपका सही आंसर है। 14.5% इसका क्या होगा, छूट होगा। ठीक है, 14.5% इसका छूट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त के व्यास की लंबाई और एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई समान होने पर उनकी परिसीमा का अनुपात निकालो। देखिए, एक वृत्त है जिसका कि व्यास उतना ही बड़ा है, व्यास का मतलब 2r, r और r 2r, और एक यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, व्यास है और वर्ग, तो वर्ग का एक भुजा की लंबाई कहता है इसके व्यास के समान है, तो यानी 2r है। तो इसका परिसीमा और इसका परिसीमा का अनुपात कितना है, तो चित्र आप देखिए, उसके हिसाब से बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे लिखा है उनके परिसीमा का अनुपात। ठीक है, तो क्षेत्रफल नहीं देंगे यहाँ पे देंगे परिसीमा। वृत्त का परिसीमा देंगे और वर्ग का भी परिसीमा देंगे। ठीक है, वृत्त का परिसीमा अनुपात वर्ग का परिसीमा। तो देखिए, वृत्त का परिसीमा 2πr और वर्ग का परिसीमा यहाँ पे 2r एक भुजा है तो 4 × 2r होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको 2 और 2 काट सकते हैं यहाँ पे, और इसको r और r भी काट सकते हैं। ठीक है, काटने के बाद यहाँ पे 22/7 बैठा सकते हैं, पाई का मान बैठा देंगे, 4/1 ऐसे बैठा सकते हैं। इसको भी आप काट सकते हैं 11 से। ठीक है, इस तरह से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11/7 अनुपात 2/1। अब 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाने के लिए, पूर्णांक में लाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 7 7 कट जाएगा, इधर 11 आएगा और इधर 14 आएगा। तो आपका जो अनुपात आ रहा है, आपका जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात है 11:14, और यही आपका क्या है, आंसर। अब देखिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। एक गांव में 33 दुकान के दैनिक लाभ की तालिका नीचे दी गई है। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 में दुकानों की संख्या कितनी है। अगर 8 दुकान है जो 0 से 50 रुपये का लाभ कमाता है, 15 दुकान है 50 से 100 रुपये का लाभ कमाता है, और 100 से 150 दुकान है जो 10 रुपये का लाभ कमाता है। तो इसका क्या बनाना है, तो आयत चित्र बनाना है। ठीक है,
तो आयत चित्र हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा और एक वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में आपको क्या लेना पड़ेगा, तो इसमें जो श्रेणी सीमा है वो लेना पड़ेगा। तो मान लिया जाए यहाँ 0 से शुरू आप करते हैं तो यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा और इसके बाद 50 से 100 और 100 के बाद 150, यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपको चूँकि यहाँ पर क्या है कि दुकानों की संख्या है 8 है, 15 है, 10 है, तो इसके हिसाब से आपको ले लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये आपका जो होगा ये दुकानों की संख्या है, इधर आपका दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या। ठीक है, और इधर आपको क्या लेना है, आपको इधर क्या लेना है, इस तरह से दुकानों की संख्या वाई एक्सिस में लेंगे और श्रेणी लंबाई एक्स एक्सिस में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि 0 से 50 रुपया लाभ करने वाला जो दुकानों की संख्या है वो 8 है। तो पहले आपको 8 दुकान को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आया है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आयत लेखा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका है 0 से 50 के बीच में। अब दूसरा कहा है कि 15 लेना पड़ेगा 50 से 100 के बीच में। तो यहाँ तक तो 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक। अब यहाँ से आपको शुरू करना है कि 15 तक आपको यहाँ पे आ जा रहा है। अब इससे आपको 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में आमदनी करने वाला जो है वो कितना है, तो 15 दुकान है। तो यहाँ पे आपको लेना होगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको आयत लेखा चित्र। ठीक है, अब आता है 10 दुकान, 8 9 10। अब यहाँ से जो आपको लेना होगा वो 150। इसमें आपका क्या है, इसमें आपको 10 दुकान है जहाँ पर कि आमदनी होता है 100 से 150 के बीच में। तो इस तरह का ग्राफ आपको बना के दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, वो थ्योरम का क्वेश्चन है कि तर्क के द्वारा प्रमाणित करो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए ये प्रमेय है। ठीक है, इस प्रमेय में सबसे पहले आप देखेंगे एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी का मध्य बिंदु डी ले लेते हैं और इसका ई ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मिला दिया जाए तो कह रहा है कि इसका जो तीसरी भुजा है, माने दो भुजा का मध्य बिंदु लिए हैं तो ये तीसरी भुजा बी सी बन जाता है। तो ये बी सी का क्या हो जाएगा, आधा भी हो जाएगा और ये एक दूसरे के समानांतर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है कि डी ई के बराबर एक अपने ही सीध में एक सरलरेखा खींच लेते हैं। ठीक है, जितना डी ई होता है उतना ही मान लिया जाए कि डी एफ खींच लेते हैं और एफ को बी से मिला देते हैं। ठीक है,
ये हम लोग अलग से क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। कल्पना किया कि त्रिभुज ABC के AB भुजा का मध्य बिंदु D तथा AC भुजा का मध्य बिंदु E है। ठीक है, DE को मिलाया, DE को क्या कर दिए, मिला दिए, DE को मिलाया। हमें प्रमाणित क्या करना है, हमें प्रमाणित करना है कि क्या क्या प्रमाणित करना है कि DE भुजा जो है वो समानांतर होता है BC भुजा के, तथा DE भुजा बराबर 1/2 BC भी होता है। यानी ये जो DE भुजा है ये BC का आधा भी होता है और इसके साथ साथ ये इसका समानांतर भी होता है। ठीक है, ये हमें साबित करना। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये जो कोण है और ये जो कोण है ये दोनों सम्मुख कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पे रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, DE के बराबर अपने ही सीध में इधर उधर नहीं, अपने ही सीध में DF काटा, DF खींचा तथा F को कहाँ से मिला दिया, F को B से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब आता है प्रमाण की बारी। तो प्रमाण में आप क्या क्या देंगे। ठीक है, प्रमाण में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो प्रमाण में हम दे रहे हैं, सबसे पहले त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, त्रिभुज ADE में लेना है, ADE तथा त्रिभुज FDB में लेना है। इसको आपको सर्वांगसम करना होगा। FDB में क्या क्या करना होगा सो देखिए। सबसे पहले सम्मुख कोण ले लीजिए, कोण FDB बराबर कोण ADE ले लिए हैं, सम्मुख कोण है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको क्या लेना होगा, चूंकि मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर DB। कैसे, कल्पना के अनुसार। ठीक है, अच्छा अब एक भुजा और लेना है, मतलब एक भुजा लें या कोण लें, जो भी लें। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, और ये जो हम लोग DF और DE बराबर खींचे हैं तो वो भी तो ले सकते हैं। तो चलिए FD बराबर DE, ये कैसे हुआ, ये हुआ रचना के अनुसार। ठीक है, जब ये सारा हो गया तो तीन क्या क्या मिला, एक कोण मिला और दो भुजा मिला, यानी SAS से कौन कौन सा, त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कौन सा, FDB। अब ये दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो अब आप बताइए कि FB भुजा जो है वो ऑटोमेटिक बराबर हो गया AE का। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए
एफ बी बराबर हो गया ए ई का, और चूंकि ए ई बराबर है ई सी का तथा ई सी बराबर ए ई, तो अब बोलिए ए ई बराबर एफ बी हो गया और ई सी बराबर भी ए ई का हो गया, ठीक है। तो एफ बी बराबर ई सी भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एफ बी बराबर, यहाँ देखिए ए ई बराबर एफ बी और ए ई बराबर ई सी, इसलिए इधर अगर हम आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर देते, एफ बी बराबर ई सी हो गया, ठीक है। एफ बी बराबर क्या हो गया, ई सी भी हो गया। क्लियर। ए बी सी क्या किए हम लोग, इसको बढ़ाए थे, है ना, ऐसे बढ़ाए थे, ऐसे मिलाए थे। यहाँ पे डी था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे एफ था कि नहीं। अब जब आपको ये बराबर ये है करने का मतलब ए ई बराबर ई सी है और एफ बी बराबर हुआ ए ई, तो निश्चित रूप से ई सी और एफ बी बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जब बराबर हो गया तो चतुर्भुज एफ बी सी ई में देखिए आप गौर से कि आपका एक जोड़ी भुजा एफ बी बराबर हो गया ई सी के तथा एफ बी समानांतर हो गया कौन सा, तो ई सी के, एफ बी समानांतर ई सी। ये समानांतर किस तरह से हुआ है, क्योंकि देखिए अगर ए सी और एफ बी सरल रेखा है और ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, दोनों एकांतर कोण है और दोनों बराबर है। चूँकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ था तो ये कोण इस कोण के बराबर हुए, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएंगे और ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बराबर हुआ तो इसके पीछे तर्क क्या है, लिखेंगे चूँकि एफ बी और ये त्रिभुज एफ बी डी और त्रिभुज ए डी ई दोनों सर्वांगसम है। चूँकि ए ई डी सर्वांगसम त्रिभुज एफ बी डी जब सर्वांगसम हुआ तो यहाँ पर ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन सा कोण, तो कोण ये वाला यानी एफ बी डी और डी ए ई। अब ये दोनों जब सर्वांगसम हो, ये दोनों जब कोण बराबर हुआ तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगा, आपस में समानांतर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जब सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज, तो यहाँ पर एफ बी और ई सी भी समानांतर हो गया। तो समानांतर जब हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। यहाँ पे लिख देंगे इसलिए एफ बी सी ई एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। जब समानांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका एफ बी और ई सी, ये डी ई और बी सी, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में समानांतर हो जाएगा, जो कि हमें साबित करना, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं डी ई समानांतर बी सी, ठीक है। अब ये जब समानांतर चतुर्भुज हुआ एफ बी सी ई, तो इसमें फिगर में थोड़ा सा देखिए, जब एफ बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया एफ बी सी ई, तो एफ ई बराबर बी सी भी होगा। लिखेंगे तथा एफ ई बराबर हो जाएगा बी सी के, समानांतर भी होगा और ये बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। ये एफ ई समांतर बी सी हुआ तो डी ई समानांतर बी सी भी हो जाएगा, जो कि 1 नंबर में आपको प्रूव्ड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। 1 नंबर प्रूव्ड हो गया।
अब एफ ई बराबर बी सी हुआ, या अब एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी अब प्लस डी ई बराबर बी सी। अब यहाँ पे आपको एफ डी रखना है नहीं, लेकिन दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो 2DE आप रख सकते हैं बराबर BC। इसलिए DE बराबर 1/2 BC, जो कि सेकेंड नंबर साबित करने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप थ्योरम को भी बना सकते हैं। इस थ्योरम में आपका अधिक मार्क्स होता है, 5 मार्क्स होता है, इसलिए अगर थ्योरम दिया है तो इसमें ज़्यादा मार्क्स होगा। तो इसको खूब अच्छी तरह से आपको ध्यान से करना है और इसको भी प्रूव करके देखना है, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो आज समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।